गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में भी हमने समझा था विवाह मेलापक, गुण मेलापक कि विवाह के मिलान के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार से विवाह मिलान करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम समझ रहे थे। उसी क्रम में हमने 4 टॉपिक को हमने पढ़ चुके थे, जो कि हमारा था वर्ण, वश्य, तारा और योनि। अब उसके बाद 4 टॉपिक और हमारे पास है, ग्रह मैत्री, नाड़ी, भकूट। इन चारों चीजों को हम समझेंगे आगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या आवश्यकता होती है और किस प्रकार से इनकी चर्चा की जाती है। जैसे कि हमने पहले ही समझ चुके हैं कि योनि के बाद आती ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। जी हाँ, यहाँ पर 7 ग्रहों की चर्चा की है, क्योंकि प्रमाणिक जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें राहु केतु की चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए, और जब हम विवाह में ऐलान करते हैं तब इन्हीं 7 ग्रहों की आवश्यकता ही होती है, इसलिए हम आगे के जो राहु केतु इत्यादि ग्रह है उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, हम विवाह मेलापक की बात कर रहे हैं। तो विवाह मेलापक में ग्रह मैत्री को कितने अंक मिलते हैं? तो ग्रह मैत्री को 5 अंक मिलते हैं। यह 5 अंक कौन से हैं? जो हमारे टोटल गुण के 36 गुण के जो अंक हैं उसमें से 5 अंक इन्हें मिलते हैं। यह भी हमने देखा था किसको, किस वर्ण को, किस चीज को कितने अंक मिलते हैं। तो ग्रह मैत्री को हमने पहले पढ़ा भी है कि 5 अंक मिलते हैं। उसमें हम किस प्रकार से अब ग्रहों की मैत्री होती है उसे समझेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्रहों का स्वामी, कि राशियों के स्वामी कौन है। ग्रह मैत्री में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है हमारी 12 राशियां। 12 राशियां जो कि आप सभी जानते ही हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन। यह जो 12 राशियां हैं इनके स्वामी हैं। इनके स्वामी मतलब इनके अधिष्ठाता। जैसे अगर हम देखें कि सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी कौन है? तो सूर्य है। इसी प्रकार से हमें आज देखते हैं कि सभी राशियों के अलग अलग स्वामी हैं। जो राशियों के स्वामी हैं उनके अनुसार ही ग्रह मैत्री जब हम मिलान करेंगे वर और कन्या का, बालक बालिका का, तब उसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो सबसे पहले सूर्य ग्रह है वह किसका स्वामी है? तो सिंह राशि का स्वामी है। इस राशि का स्वामी कौन है? तो सिंह है, सूर्य है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि का स्वामी है? तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। उसके बाद बात आती है मंगल की। क्रम से हम, क्योंकि सूर्यादि ग्रहों का हम क्रम देख रहे हैं इसलिए राशियां ऊपर नीचे है, उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो सारी राशियां यहाँ पर डिफाइंड होगी। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह किन किन राशियों का स्वामी है? तो यह मेष और वृश्चिक राशि का। देखिए यहाँ पर श्लोक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि मेष, वृश्चिक और भौमा, शुक्रो, वृक, तुलाधिपा, बुध, कन्या, ऐसे करके बुध, मिथुन और कन्या का, गुरु क्या बोलते हैं उसके बाद धनु और मीन का। इसी प्रकार से सारे क्रम के अनुसार हम देख सकते हैं कि बुध जो है मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामी है। उसके बाद गुरु जो है, गुरु धनु और मीन राशि का। शुक्र जो है हमारा वृष और तुला राशि का स्वामी है। शनि जो है हमारा मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। कुल मिलाकर के जो पंच तारा ग्रह है उनकी 2-2 राशियां विभाजित की गई है, और जो सूर्य और चंद्र ग्रह हैं उनके लिए एक-एक राशियां बांटी गई है। तो इसी के माध्यम से हमने इसके बाद इसमें देखा कि किस राशि का स्वामी कौन है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कर्क राशि का चंद्रमा है। इसी तरह हमने 7 ग्रहों को राशियों के माध्यम से विभाजित कर दिया। अब इसको हमने इसलिए किया है, जब हम 8 चीजों को मिलान करेंगे, उसके जब गुण निकालेंगे तब हमें इनकी आवश्यकताएं पड़ेगी। उसको हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके बाद हम उस पे पहुंचते हैं, जो 6 नंबर पे। जैसा कि हमने ग्रह मैत्री देखी, ग्रह मैत्री को 5 अंक मिल रहा था। उसके बाद आता है नंबर गण का। तो गण को मिलते हैं 6 अंक। ये कौन से 6 अंक है? 36 में से जो मिलना है 6 अंक।
देखिए आप सभी जानते हैं 3 तरह के गण होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। चूंकि इनको अलग अलग नक्षत्रों के माध्यम से विभाजित कर दिया गया है, राशियों के माध्यम से भी विभाजित कर सकते हैं। नक्षत्रों को इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ विस्तार से हमें समझ आएगा। ये चार्ट आपको याद रखना है अथवा आप लिख भी सकते हैं, यह आपको किस तरह से देखना है। तो देखिए, तो देवता का जो गण है, आप लोग कॉपी पेन पे भी लिख सकते हैं, तुरंत वीडियो चलते समय भी आप देख सकते हैं कि देवगण जो है उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अश्विनी आ रहा है, मृगशिरा आ रहा है, पुनर्वसु आ रहा है, पुष्य आ रहा है, हस्त नक्षत्र आ रहा है, स्वाति नक्षत्र आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, श्रवण नक्षत्र और रेवती। यह 9 नक्षत्र आ रहे हैं। उसी प्रकार 9 मनुष्य में भी आएंगे, 9 राक्षस में भी आएंगे। तो देखिए, देवता में हमने देख लिया कि अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, यह नक्षत्र उसमें आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य गण में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र मनुष्य गण में भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। देखिए 3 नक्षत्र आपको याद करना है, बाकी 6 तो हमें याद ही रह जाएंगे कि पूर्वा और उत्तराषाढ़ा जो है, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र, और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, यह 6 नक्षत्र भी इसमें है। और 3 नक्षत्र हमें याद करना पड़ेंगे, भरणी, रोहिणी और आर्द्रा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आ रहा है राक्षस गण की बात करते हैं। तो राक्षस के गण में जो आते हैं नक्षत्र, वह समझ लीजिए कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और सदविशा। यह जो 9 नक्षत्र हैं वह राक्षस गण की कैटेगरी में कह लीजिए, या राक्षस गण के जातक हो जाते हैं। यह नहीं समझना कि व्यक्ति का स्वभाव उस तरह का हो जाएगा, क्योंकि यह गण है कि देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण 3 तरह का डिफाइन किया गया है ज्योतिष के अनुसार। उसमें हमें 9 नक्षत्रों को विभाजित कर दिया है। इनकी आवश्यकता भी हमें जब हम गुण मिलान करेंगे तब आएगी। तो चलिए, आपने इसके माध्यम से समझा कि क्या कौन से नक्षत्र देवताओं के होते हैं, देवगण के होते हैं, कौन से मनुष्य गण के होते हैं, कौन से राक्षस गण के होते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे समझते हैं जो कि हमारा है भकूट। तो चलिए भकूट को समझे। गण के बारे में देखा, अब नंबर आती है 7 नंबर पे भकूट की बारी कि भकूट क्या होता है। भकूट राशियों के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें यह हमें देखना है कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखिए, भकूट को हमारे जो 36 गुण हैं उसमें से संख्या मिली है 7 नंबर की, 7 अंक मिले हैं 36 में से किसको, भकूट के लिए। तो यहाँ पर ये जो संख्या आप देख रहे हैं, यह जो संख्याएं हैं यह राशियों की संख्या है। चूंकि आप लोग राशियों का क्रम जानते हैं तो क्रम के अनुसार संख्या हमने लिख चुके हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात आती है 5 और 9 की। जो 5वीं राशि है कौन सी, सिंह राशि है, और 9वीं राशि कौन सी है, हमारी धनु राशि है। चूंकि हमें यहाँ पर राशियों का ध्यान नहीं करना है, यहाँ पर हमें संख्या का बोध करना है। जैसे कि 5 नंबर अगर जैसे हम गिन रहे हैं वर से कन्या के लिए, तो यदि वर की मेष राशि है और कन्या की सिंह राशि है, तो वहां पर क्या होगा कि 5 संख्या बन रही है, 1 से 5 तक गिनेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5 संख्या बन रही है। 5 संख्या अगर बीच में 5 अंक आ रहा है 2 के बीच में, तो संतान की हानि हो सकती है। उसी प्रकार यदि हमारे बालक की मकर राशि है तो मकर से 5 गिन लें। यदि मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, मकर राशि बालक की है और वृष राशि आ रही है बालिका की, कन्या की, तब भी 5 संख्या यदि बीच में बन रही है तो संतान की हानि होगी। आपको समझ आ रहा होगा। जिस प्रकार से देख लीजिए, यदि हमारे बालक की धनु राशि है, धनु से धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि यदि हमारी बालिका की बनती है, तब भी यहां पर क्या होगा, संतान की हानि होगी। इसी प्रकार 9 भी अगर संख्या का आ रही है, जैसे हमारे किसी बालक की राशि है मेष राशि से, तो आप डाउटफुल हो जाएंगे क्योंकि देखेंगे मेष से धनु आ रही है तो बोले कि ये तो 9 धनु राशि का आदमी की संतान हानि होगी। यदि हम देखते हैं कि हमारी कर्क राशि है बालक की, कर्क राशि हो गई बालक की,
अब कर्क से हम 9 गिनेंगे, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यदि हमारी बालिका की मीन राशि आ रही है तब हमारे को क्या लिखना है कि यहाँ पर संतान हानि होगी। कहां पर? जब हम अष्टकूट या फिर विवाह में लापक की बात कर रहे हैं, विवाह में लापक में भी कहां की? भकूट की बात कर रहे हैं, जो 7वें नंबर पे आता है, इसकी बात करते हैं। तो जब यदि 5 और 9 रहेगा तब संतान हानि होगी। ऐसे ही जैसे अगर हमारे बालिका की राशि है, मीन राशि है बालिका की, मीन से अगर हम 2 गिनेंगे तो मीन, मेष, मेष राशि यदि बालक की हो गई तब यहाँ क्या होगा? दरिद्रता। जब उनकी 2 की गृहस्थी बसेगी तो वहां दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। तब कह रहे हैं 2 बचे, 2 राशि आगे हो या 12 आगे हो, मतलब मीन हो, मीन से 12वीं कौन होगी? तो मीन की 12वीं होगी कुंभ राशि। यदि बालक की कुंभ है और बालिका की किसी की भी एक की, जिससे हम गिन रहे हैं बालक या बालिका, अगर बालक को लेके चलते हैं 12वीं राशि आती है तो वहां पर उन दोनों के बीच में दरिद्रता बनी रहेगी। इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है कि यह दरिद्रता का सूचक होगा। आगे हम बात करते हैं 3, 11, 4, 10 और 7। यह जो 5 राशियां हैं इसमें यदि इनका अंतर पड़ रहा है, जैसे मेष राशि बालक की है और मिथुन बालिका की है तो 3 राशियों का अंतर है, या मेष राशि बालक की है, कर्क बालिका की है, 4 राशियों का अंतर बन रहा है, तो वहां पर क्या होगा? शुभ होगा, यहां पर अंक ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 6 और 8। यदि बालक बालिका की राशियों में डिफरेंस आ रहा है 6 का या 8 का तो वह सर्वदा अशुभ रहेगी। तो देखिए हमने इसके माध्यम से समझा कि भकूट में 7 अंक मिलते हैं, 7 अंकों को 4 भागों में अलग अलग बांटा गया है। किस प्रकार से कौन सी राशि की मतलब कितना अंतर आने पर क्या क्या होता है यह हमने देख लिया, संतान हानि, दरिद्रता, शुभ और अशुभ। तो इसके माध्यम से हमने यह समझ लिया कि हमें भकूट को किस तरह से डिफाइन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। जब हम 8 चीजों को लिख करके किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का विवाह मिलाएंगे कि कितने गुण मिल रहे हैं, उसमें आपको इन चीजों की बहुत आवश्यकता होगी और आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं नाड़ी की बात। नाड़ी किस प्रकार से देखिए, आपने भकूट देखा, भकूट के बाद आती है नाड़ी। नाड़ियों की संख्या दी गई है 8। ये 8 संख्या कौन सी? वही 36 वाली। अब इसमें हमें देखना है कि किस क्रम से हमारे नक्षत्रों को हमने डिफाइन किया है कि कहां आधी वाली नाड़ी आ रही है, मध्य नाड़ी आ रही है और अंत्य नाड़ी आ रही है। देखिए इनको मिलाना, नाड़ी का मिलाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे संतति, संतान इत्यादि की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए ज्योतिष गणना के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने, देवज्ञों ने इस चीज की बहुत पहले ही चिंतन किया कि अगर यदि एक सी नाड़ी हो जाए तब संतान उत्पत्ति में बहुत सी समस्याएं आ जाती है। उसके क्रम को हमको समझना है कि किस क्रम से नक्षत्रों को हमने अलग अलग नाड़ियों में बांटा गया है। देखिए आदि नाड़ी जो है उसमें अश्विनी नक्षत्र आया है, उसके बाद मध्य जो नाड़ी है हमारी उसमें भरणी नक्षत्र आया है, और उसके बाद अंत्य नाड़ी में हमारा अश्विनी, भरणी और रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका आया है। यहाँ पर कृतिका होगा, कृतिका नक्षत्र। क्योंकि 3 नाड़ियां होती है, आदि, मध्य और अंत, उनको हमको 27 नक्षत्रों में विभाजित करना है। तो हमें पता है 9, 9, 18, 9, 30, 27, 3 भाग में अलग अलग बांट देंगे। देखिए इसको याद रखने के लिए ट्रिक बता दूं मैं आपको किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। जिस तरह से हम ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, उसी क्रम में इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। जिस तरह से एक सांप चलता है उसी तरह से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं कि आदि, मध्य और अंत, और बाकी आपको नक्षत्र याद ही है कि ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से हम पूरे 27 नक्षत्रों को विभाजित कर सकते हैं।
चूंकि अभी तक हमने 8 टॉपिकों को देख चुके हैं कि किसमें कितने अंक मिलते हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, इस तरह से हमारे अंक टोटल 8 हो चुके हैं। अब इनको हमको 36 गुण जो है हमारे बालक और बालिका के अनुसार घटाना है, मिलाना है। तो चलिए इसके बाद हम जो समझेंगे उसको आपको ध्यान से व्यवस्थित तरीके से आप नोटबुक निकाल करके नोटबुक में लिख सकते हैं कि किस तरह से गुण मिलाए जाते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि हमारा जो